चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। 2 मिनट में मंत्री पद छोड़ दूंगा, 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। मैं सत्ता का लालची नहीं, मैं मंत्री पद का लालची नहीं हूं। मैं अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहा हूं और अगर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। ये हैं चिराग पासवान के बोल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो बिहार में सबसे बड़ा चेहरा हैं, ये वही चिराग पासवान हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। इनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा सहयोग है, एनडीए गठबंधन मिलकर इनकी पार्टी से बना हुआ है। लेकिन काफ़ी समय से चिराग पासवान कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं और चिराग पासवान की ये बगावत क्या अब ये बता रही है कि वो जल्द ही एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? पूरी खबर क्या है इस पर हम आगे ज़रूर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अमन सर। और अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में आपका। सर, थोड़ी देर पहले हम चर्चा चिराग पासवान को लेकर कर रहे थे कि चिराग पासवान जो बहुत खुश थे, मंत्री पद भी मिला था, पीएम मोदी के हनुमान है, वो ये कह रहे थे कि मैं कभी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मोदी जी सत्ता में रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव, वहां पर आप उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आप झारखंड में कहते हैं कि मैं वहां पर चुनाव में उतरूंगा और गठबंधन की बात होती है तो वो कहते हैं कि गठबंधन हम किसी से कर नहीं रहे हैं, हमारा गठबंधन का दायरा केवल बिहार तक था। तो क्या मैसेज चिराग पासवान दे रहे हैं और चिराग पासवान का ये मैसेज क्या ये बताता है कि आगामी समय में अगर बनता है तो वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान के बारे में आप जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह का उनका जो बयान है वो सामने रख रहे हैं, वो ये बताने को कम से कम मेरे ख्याल में ये बता रहा है बयान कि अब चिराग पासवान जो है वो आर पार की लड़ाई के मूड में नज़र आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा था कि 10-12 सीटों पर जो उपचुनाव है वो भी वहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार जो दलित वोट बैंक है उसके ऊपर कब्जा अपना रखना चाहते हैं, इसीलिए वो हर बार आप देखिए लगातार बयानबाजी करते हैं, लगातार दलितों का साथ देने की बात करते हैं, अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं आरक्षण खत्म नहीं होगा, फिर इसके लिए चाहे मैं अपना इस्तीफा दे दूं। आप देखिए कि जो लुभाने का तरीका है उनका, अपने कह सकते हैं दलित वोट बैंक को, वो बड़ा कह सकते हैं अनोखा भी है और बहुत असरदार भी है कि लोगों के अंदर वो जुनून भरना चाहते हैं कि चिराग पासवान भले ही केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हो, लेकिन वो सबसे पहले अपने लोगों के लिए खड़े होंगे। अगर लोगों के ऊपर ज्यादती होती है तो वो इस्तीफा देने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने अपने पिता का भी जिक्र किया कि मेरे पिता भी उसूलों के बड़े पक्के थे, उन्होंने भी अपने उसूलों पे जब आँच आई तो त्याग पत्र देने में 1 मिनट नहीं लगाया। आप समझ सकते हैं किस तरह वो इशारा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने उनका समर्थन नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं किया, उनको एक जिस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें उनकी राह को आसान नहीं किया, तो फिर वो बगावत भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, इससे पहले चिराग पासवान ने कहा था कि भाई 100 सीटों पर मुझे चुनाव लड़ना है बिहार के अंदर। इसके बाद झारखंड में भी वो जाते हैं, वहाँ भी चुनाव प्रचार करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहते हैं और बिहार में तो 100 सीटें मांग रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि अब चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है वो उभर कर सामने आने लग गई है। उनको पता है कि जो वोट बैंक उनके पास है, अगर उन्होंने उनको अपने तक साधे रखा तो यहाँ पर उनको अच्छी खासी बढ़त बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। जी, और देखिए बाकायदा सर ने बारीकी से बताया कि चिराग पासवान किस तरीके से अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे हैं। लेकिन मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि चिराग पासवान ने जो बयान दिए वो बयान हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपको अपने दर्शकों को इस प्रोग्राम में सुनवाऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि चिराग पासवान ने क्या कहा कि मंत्री पद को लेकर, और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे देंगे। और क्या चिराग पासवान ये इशारा कर रहे हैं कि वो किसी पद के लालच में नहीं है, किसी सत्ता के लालच में नहीं है, वो अपनी कौम के साथ खड़े हैं, अपने समाज के साथ खड़े हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, जरूर देखिए ये खास रिपोर्ट। साथियों, मेरी जिम्मेदारी
मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने। ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब मेरा सवाल सर के पास रहेगा। सर, मैं अगर बात करूं तो पीछे कुछ समय पहले कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की विधानसभा सत्र में ये बात बोलते हैं कि अगर मुझे पद चाहिए होता, प्रतिष्ठा चाहिए होती तो मैं मठ में जाकर ले लेता। मुझे मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है, मैं यहाँ सत्ता का सुख भोगने नहीं आया हूँ। और सीट बंटवारे को लेकर भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जयंत चौधरी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ से नाराज़ हैं, अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ से, संजय निषाद नाराज़ नजर आए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज दिखाई दिए। कई फैसले केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे लिए गए जिनमें वक्फ बोर्ड का मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरक्षण पर आया उसमें हम देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू नाराज थे। नीतीश कुमार जो है कई बड़ी बैठकों में नहीं पहुंचते। तो आखिरकार बीजेपी के अंदर ये जो पूरी उथल पुथल मची हुई है, क्या ये माना जाए कि कहीं भी कुछ भी मैनेज ही नहीं हो पा रहा है? और शायद अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं है कि मोदी जी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि तीसरे कार्यकाल में सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल की प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, देखिए बहुमत के मोदी और बिना बहुमत के मोदी में क्या फ़र्क है आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी किया करते थे, लगातार जो है हमलेवर रुख में नज़र आते थे, उसमें खासकर कमी आई। और देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो डाउन होना शुरू होता है। और जब आपको कह सकते हैं सफलता मिलती है तो राहुल गांधी की तरह आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, वो ऊपर उठने लगता है। और यही कह सकते हैं दोनों के बीच में जो तगड़ी प्रतिस्पर्धा वो दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहीं मोदी जी किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर होते हुए नहीं देखना चाहते। आपने देखा कि 240 सीटों के बावजूद भी मोदी जी ने आंध्र प्रदेश को तवज्जो दी, मोदी जी ने बिहार को तवज्जो दी, कि उनको पता है कि यहाँ पर चिराग पासवान, नीतीश कुमार उनके साथ खड़े, यानी दोनों के पास 17-18 सीटें हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उनके पास भी 15-16 सीटें हैं। तो ये जो आंकड़ा बनता है उनको बहुमत में बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये मानकर आप चलें कि जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनको अपनी अहमियत के बारे में अंदाज़ा लग गया, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं ये सोच कर बैठे हैं कि भाई उनको जो मौका मिला है ज़बरदस्त मौका है और यहाँ पर अगर बीजेपी के साथ उन्होंने डील की तो इसका उनको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। आपने देखा कि अभी उपचुनावों के लिए जो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो लगातार डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए। और इसी वजह से लगातार बीजेपी का जो रुख है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, बाकायदा सर ने बताया कि क्या वजह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की हालत आज जैसे, और क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक वीडियो में अपने दर्शकों को ज़रूर सुनवाऊंगा, जब एक रैली में गए हैं चिराग पासवान, किस तरीके से उन्होंने कहा कि वो अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो किसी के साथ नहीं रहेंगे, अकेले अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो तकलीफ़ें हैं उसको दूर करेंगे। और जब तक चिराग पासवान जिंदा हैं तब तक उनके समाज के लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये खुद चिराग पासवान के बोले, सुनिए जरा। आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक
चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा। आज की तारीख में अगर खतरा है तो ऐसे लोगों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और इनके गठबंधन के लोगों से हमारे राज्य को खतरा है, जिन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार कर अपनी पीढ़ियों को तो स्थापित करने का काम किया, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार कर अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया, पर जब बात हमारे प्रदेश के गरीब परिवारों की आई तो उनको सिर्फ झूठ और ठेंगा दिखाने के अलावा और इन्होंने कोई कार्य करना जरूरी नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से है, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वाकई चिराग पासवान आने वाले समय में बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, एनडीए से क्या वो अलग हो जाएंगे। और क्या एक बहुत बड़ी बात ये भी जो दिखाई दे रही है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो सरकार को उन मुद्दों पर भी घेर रहे हैं जो सरकार जिन मुद्दों पर गलत कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।